Hello everybody, myself Sakti Singh. I am from Shiwan, Bihar. Recently I have been recommended from 11 SSB Allahabad for NDA 149. Today I'll be sharing my 5-day amazing experience of SSB. So as my SSB was at Allahabad and I researched on YouTube that where we can stay and how to go there for my as it was the part of planning. So I found a great location, that is Kadam Kunj. There it is in the cantonment area itself. So we went there and we stayed there on 16. My reporting was on 17. In the 17 morning we went on the selection center. We were around 20 students who reached the gate around 5. Around 5:30 everyone had reached there. We reported there. So first of all our documents were verified. They asked us to show the vaccine certificate and some more documents. After that we were made to put our things in a shed और उसके बाद हमें भेज दिया गया ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट जब हम लोग करके आए, so we had to report in a testing area in a hall which was the testing area for OIR and PP. So there when we reported we had our first intelligence test. उसके अंदर 50 क्वेश्चन थे. That was basic reasoning question. हमें 32 मिनट मिले थे उन 50 क्वेश्चनों के लिए. क्वेश्चंस बहुत इजी थे. इवन जब हम लोग सेंचुरियन में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे OIR सेट के, वो उन क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस के आगे. तो वहां पे हमें बहुत एज मिला. बहुत आसानी से हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए और बहुत कम टाइम में. तो OIR की प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए ताकि आपको स्पीड का एज मिले, आपको एनालिसिस का एज मिल जाए. वहां पे आप क्वेश्चंस में स्टक ना हो, आपका दिमाग काफी तेजी से वर्क करे. तो उसके वजह से हमारा पहला OIR टेस्ट और दूसरा OIR टेस्ट बहुत आसानी से हो गया. और जैसा कि आप जानते भी हैं कि OIR रेटिंग बहुत मैटर करती है आपकी स्क्रीनिंग में. तो ये जरूरी है कि आप OIR की प्रैक्टिस करके जाएं. एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको टाइम ना लगे क्वेश्चंस को करने और OMR पे टिक करने में, क्योंकि क्वेश्चंस होंगे बहुत आसान. ठीक है. उसके बाद हमें PPDT के लिए, उसी PP के लिए, पिक्चर परसेप्शन के लिए और स्टोरी राइटिंग के लिए उसी हॉल में हम लोग थे. हमारी साइकोलॉजिस्ट आई, हमें थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दी गई. यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई असेसर आके ब्रीफिंग दे, यू नीड टू लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली. क्योंकि हमारे PPDT में उन्होंने बोला था कि जो आपको बॉक्स मिलता है उस बॉक्स में यू नीड टू लोकेट द कैरेक्टर जहां पे आपने पिक्चर में उसको देखा है. तो ये एक जरूरी चीज होता है. जनरली हमें क्या सिखाया जाता है कि आप उस बॉक्स में कैरेक्टर बना दीजिए, जो भी आप कैरेक्टर देखते हैं उसके लिए डॉट करके उसे एक मार्कअप कर दीजिए. लेकिन वहां पे हमें बाकायदा बोल दिया था कि आपको उसकी लोकेशन पे मार्क करनी है. अगर आप उसको किनारे देखते हैं तो किनारे बनाइए, बीच में देखते हैं तो बीच में बनाइए. तो जरूरी है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको बहुत ध्यान से सुने और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें. ये नहीं कि आपने पहले कहीं सुन रखा है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें. तो उसके बाद हमें पिक्चर्स दिखाई गई. पिक्चर बहुत हेजी थी. ऐसा लग रहा था, कई बच्चों ने उसको परसीव किया कि एक विंडो है. मैंने परसीव किया कि वो एक पेंटिंग है, साइड में एक लड़की खड़ी थी. बेस्ड अपॉन दैट हमने स्टोरी लिखा. सेम टाइमिंग मिलती है, आपको पता है. PPDT में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है रेलिवेंसी. वो पिक्चर देखने पर जो आपको आइडियाज उस वक्त आते हैं वैसे स्टोरीज लिखो, आपकी स्क्रीनिंग पक्की है. अगर आप घर से पहले से स्टोरी बना के ले जाते हो फिर दिक्कत आती है. हम लोगों ने स्टोरी लिखा और स्टोरी लिखने के बाद हमारे वो पेपर कलेक्ट किए गए और फिर हमें बोल दिया गया बाहर वेट करने को. फिर स्टोरी लिखने के बाद हमें बाहर वेट कराया जा रहा था. डिस्कशन के लिए ग्रुप को बांट दिया गया. हम लोग 69 रिपोर्ट किए थे, 20 को स्क्रीनिंग किया गया था. तो इसीलिए ग्रुप में हुए थे. आपको पता है फ्रेशर्स का अलग ग्रुप था, जो स्क्रीन आउट हुए थे उनका अलग ग्रुप था, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स या कॉन्फ्रेंस आउट उनका अलग ग्रुप था. तो ऐसे ग्रुप वाइज डिस्कशन साइमल्टेनियस चल रहा था. डिस्कशन में चूंकि वहां पे फिश मार्केट बन गया था और यहाँ पे सेंचुरियन में हमें बताया गया था कि जब भी फिश मार्केट बने तो या तो आप उसके पहले बोलो या उसके खत्म होने के बाद बोलो. फिश मार्केट में कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करो. तो ये जरूरी चीज है. मैंने जहां देखा कि वहां फिश मार्केट बन रहा है डिस्कशन में, तो मैं चुप हो गया. मैं अपने आसपास वालों को सुनने लगा और जैसे ही डिस्कशन थोड़ा
कम हुआ, आवाजें कम हुई, मैंने अपने पॉइंट्स दिए, मैंने दूसरों को भी सुना और अपने भी पॉइंट्स देखे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप केवल अपनी स्टोरी बता रहे हो, आप दूसरों को भी सुनो। कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे के पूरे एसएसबी प्रोसेस में। तो हमारा नरेशन हुआ और हमें कॉमन ग्रुप स्टोरी नहीं मांगी गई और हमारा ग्रुप डिस्कशन भी केवल 2 मिनट का हुआ था। तो इसे आप समझ सकते हो क्या एक्सटेंट रहा होगा। लोग उसी में अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे उस 2 मिनट में। उसके बाद भी हमें 30 सेकंड का ग्रुप डिस्कशन बोला गया था, बट उसमें भी बहुत ज्यादा फिश मार्केट रहा, कुछ निकल के नहीं आ रहा था। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए भेजा गया। ब्रेकफास्ट में बच्चों की बेचैनी थी रिजल्ट आने की, स्क्रीनिंग की। ब्रेकफास्ट कई बच्चे तो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि दिमाग में वही चीज चल रहा था। मैं बहुत शांत था, आराम से अपना ब्रेकफास्ट किया, सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग दोबारा टेस्टिंग एरिया में गैदर हुए। वहां पे हमारे जीटीओ सर आए, उन्होंने पहले थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, थोड़ी बहुत बातें बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चेस्ट नंबर बोले जाएंगे आपको रोल नंबर और नेम कंफर्म करने हैं, उसके बाद आके आपको अपना चेस्ट नंबर, नया चेस्ट नंबर ले लेना है। तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया। जैसे ही मेरा चेस्ट नंबर बोला गया, मैंने दौड़ के गया, अपना चेस्ट नंबर लिया और हमें बोल दिया गया था कि आपको सेड से जाके अपना सामान लेकर आना है और दोबारा वहीं पे रिपोर्ट करना है। तो हम लोग वहां पे रिपोर्ट करके बाकी जो भी बच्चे स्क्रीन आउट हुए थे उनको वहीं से निकाल दिया गया। और उसके बाद हमारे लगभग 4 बज गए, हमें 2-3 घंटे तक फॉर्म भराए गए। काफी सारे फॉर्म थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए, आधार कार्ड, 10th के ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी एसएसबी देने जाए, कई बच्चे वहां पर थे जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए थे, कुछ एक डॉक्यूमेंट अपने घर भूल गए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंफर्म हो जाओ एसएसबी जाने से पहले कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाओ, क्योंकि फिर बाद में वहां पे दिक्कत आ जाती है। बच्चे कहते हैं कि सर मुझे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, साइबर कैफे जाना पड़ेगा, तो असेसर भी गुस्सा होते हैं। तो इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए। उस दिन का प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। दूसरा दिन साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में हमें एक टेस्टिंग एरिया में बैठाया गया और हमारी साइकोलॉजिस्ट मैम आई, उन्होंने ब्रीफिंग दी। मैंने दोबारा कह रहा हूं कि ब्रीफिंग सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ब्रीफिंग चेंज हो जाती है। तो और ब्रीफिंग जब आप सुन रहे होते हो तो आपका माइंड पहले से एक्टिव हो जाता है। फिर आप जब पिक्चर देखोगे तो वो एक्टिव माइंडसेट के साथ आप स्टोरी लिखोगे। तो कभी भी इस माइंडसेट के साथ ना बैठो कि मैंने तो पहले से ब्रीफिंग सुन रखी है अपने कोचिंग में, तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हमारी टीएटी शुरू हुई, एक के बाद एक पिक्चर दिखाया गया। दोबारा से सबसे ज्यादा जरूरी स्टोरी राइटिंग में रेलिवेंसी। हमें सेंचुरियन में यही सिखाया गया कि पिक्चर के जब स्टोरी राइट हो रही है, स्टोरी राइट कर रहे हो आप, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रेलिवेंसी है। कि जो पिक्चर देखा, जब आपने पिक्चर देखा, आपको जो फर्स्ट आइडिया आया, आपने उसको पुट किया। आप कोई घर से पहले से बना के स्टोरी लाए थे, वो वहां पर रेलिवेंट नहीं है। जब भी आपने खेत का सीन देखा, आप एक स्टूडेंट बना देते हो बीएससी एजी का, वो वर्क नहीं करेगा। आप ओरिजिनल आपकी स्टोरी, जो भले वो स्टोरी परफेक्ट ना हो, क्योंकि कई बार जो इंस्टेंट आइडिया जाते हैं उस पर बहुत ज्यादा हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो आइडिया भले परफेक्ट ना हो, लेकिन आपकी ओरिजिनल हो, वो वर्क करेगा। और जितने भी बच्चे रिकमेंड हुए उनसे मैंने बात की, यही चीज पता चला कि भाई ओरिजिनल आइडिया ही वर्क किया है। एक के बाद एक हमें दिखाई गई 12वां ब्लैंक स्लाइड होता है, तो आप उसके लिए पहले से स्टोरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। हम लोग भी करके गए थे। उसके बाद हमारा WAT शुरू हुआ। WAT सेंचुरियन में हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी WAT की। WAT के वर्ड्स लगभग सेम होते हैं, तो वो पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो विद इन 50 सेकेंड्स यू आर कंप्लीटली कंफर्टेबल टू थिंक ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड राइट इट डाउन। क्योंकि 15 सेकंड के टाइम में आप कोई बहुत ज्यादा सोच के एक नया सेंटेंस नहीं लिख सकते हो। तो ये जरूरी है कि आपका माइंडसेट पहले से पॉजिटिव हो, ताकि आप जो भी करो, जो भी बोलो या जो भी लिखो, उसमें पॉजिटिविटी अपने आप झलके। तो हमारा WAT में आपको पता हो 20 मिनट, हर एक 20 वर्ड के बाद आपको एक 15 सेकंड का ब्रेक मिलता है, फिर 40 वर्ड, फिर ब्रेक। तो वहां पे आपको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, या कोई एक वर्ड छूट गया होता है तो उसको नोट करने। मेरे 1-2 वर्ड छूट गए थे, तो उस ब्रेक में मैंने उनको लिख लिया। उसके बाद हमारा SRT शुरू हुआ। SRT मैंने 33 SRT किए। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 55 SRT किए, वो भी रिकमेंड हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो 27 या 29 SRT किए, वो भी रिकमेंड हुए। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि SRT में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वालिटी। आप केवल एक लाइन में सेंटेंस, एक लाइन में रिस्पॉन्स लिख के खत्म कर दे रहे हो, वो सही नहीं है। क्योंकि बकायदा आपको उस रिस्पॉन्स में दिखाना है कि आपकी ओरिजिनल बिहेवियर क्या है, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं।
तो वहां पे आपको अपना प्राइमरी टास्क पूरा करना है। आपको जैसा हमें बताया जाता है कि सुपर हीरो नहीं बनना है, रियलिस्टिक रहने हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत आसानी से कुछ एसआरटीज हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे, कुछ नहीं थी लेकिन बहुत आसानी से एसआरटीज हो गई। तो उसके बाद एसडीटी में ऐसा बच्चे कह रहे थे कि हमें बोला तो गया था कि हमें 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन हमें मिला कम टाइम। तो कई बच्चों की एसआरटी कंप्लीट नहीं रह गई थी क्योंकि वो एक पैरा लिख रहे थे अपने बारे में। और अगेन एसआरटीज में भी एसडीटी में वहां पे मैम ने इंस्ट्रक्शंस थोड़े बदले थे। जो नॉर्मल हम लोग जिस सीक्वेंस में लिखते हैं एसडीटी, उस सीक्वेंस में नहीं था। तो मैम पहले बता देती हैं कि भाई इस सीक्वेंस में लिखना है। तो अगेन इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनने हैं। मैंने एसडीटी पहले से प्रिपेयर की थी, लेकिन मैंने कीवर्ड्स अपने पास रखे थे, मैंने सेंटेंसेस नहीं रखे थे, और वही मुझे मदद किया क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। फिर भी जो मेरे अंदर कीवर्ड्स थे मैं फटाक उसको लिख डाला और उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। तो साइकोलॉजी टेस्ट लगभग बहुत अच्छा रहा। उसके बाद उसी दिन हम लोग का इंटरव्यू शेड्यूल था। हम लोग 20 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, तो हमें ग्रुप में बांट दिया गया और डिप्टी प्रेसिडेंट सर और एडिशनल आयो सर 1 से लेकर 12 तक का डिप्टी प्रेसिडेंट सर ले रहे थे इंटरव्यू, और 13 to 20 का एडिशनल आयो सर। अगेन हियर डिप्टी प्रेसिडेंट सर जो इंटरव्यू ले रहे थे, ही वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन PIQ, योर पर्सनल लाइफ, relationship with your friends, with your colleagues, or how you spend your time, your hobbies, your interest regarding this. जबकि जो एडिशनल आयो सर थे PIQ तो पूछ ही रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट जीके, साइंस, मैथ्स, एवरीथिंग। अगर बच्चे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर कर भी दे रहे थे तो वो उनको कंप्लीटली तोड़ रहे थे। आप सोच सकते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे कि सीलिंग फैन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बैट सर्वेट लॉ का प्रैक्टिकल यूज, ऐसे क्वेश्चन। तो वहां पे वो डिपेंड करता है कि आपके किसके साथ इंटरव्यू होता है, या आपके इंटरव्यूअर की नेचर कैसा है, वो किस तरीके से, वो किस चीजों पे फोकस रहते हैं। बट अगेन द गुड थिंग इज यू शुड बी प्रिपेयर्ड एनफ टू फेस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि जैसे क्वेश्चंस होंगे वी विल आंसर इट वेरी कंफर्टेबली। तो हमें इंटरव्यू के पहले वी वर वेटिंग, मेरा लंच के बाद था इंटरव्यू, तो लंच के बाद वी वर वेटिंग इन दी कैंडिडेट्स वेटिंग रूम। तो जब मेरा नंबर आया, मैं गया, गेट खोला, अंदर जाके गेट कुर्सी के सामने खड़ा था। सर ने बोला सिट डाउन, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो मैंने बैठ गया। उसके बाद सर बेसिक पर उससे क्वेश्चन से शुरू किए कि हाउ फ्रॉम वेयर यू, आप कहाँ से आ रहे हो, उसके बाद आपकी जर्नी कैसी थी। अगेन फिर फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं। मैंने स्कूल चेंज किया था 10th के बाद, 10th किसी और स्कूल से, 12th किसी और स्कूल से। तो वो एक क्वेश्चन था कि आपने स्कूल क्यों चेंज किया है, चेंज करने से फायदा क्या मिला। अगेन उन्होंने उसके बाद भी पूछा कि आपने एनडीए एग्जाम के बाद कौन से एग्जाम दिए हैं। मैंने जेई दिया था और जेई में मेरी परसेंटाइल बहुत कम थी। तो अगेन ही वाज इंटरेस्टेड कि बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट आपकी परसेंटाइल इतनी कम क्यों है। तो कुछ उस पे क्वेश्चंस थे। फिर मैंने अपने हॉबीज में लिख रखा था डायरी राइटिंग। सो ही आस्क्ड मी कि आज के समय में डायरी कौन लिखता है। तो अगर आप अपने हॉबीज लिख रहे हो तो बी ट्रूथफुल, जो हॉबीज है रियलिटी में वही लिखोगे, बिकॉज उस पर क्वेश्चंस होंगे और आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो मेरे हॉबीज पे लगभग 5 मिनट तक क्वेश्चनिंग हुई। तो अगेन यू नीड टू बी वेरी ट्रूथफुल, जो चीज भी आप अपने पीआईक्यू फॉर्म में भर रहे हो। उसके बाद इवन क्वेश्चंस थे कि आप कोविड में अपने भाई बहन के साथ कैसे टाइम स्पेंड किए। एक क्वेश्चन ऐसा था कि उन्होंने पूछ दिया कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपके पिताजी आप पे गुस्सा थे। अब मैं रहा लगभग 1 साल में फैमिली से बाहर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो बोर्डिंग स्कूल है वहां पे रहा, तो मैं रिकॉल कर नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, यू कैन रिकॉल इट। मैं सोचता रहा बट नहीं आया दिमाग में। तो मैंने बोल दिया सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। उन्होंने पूछा कि ऐसी तो कोई फैमिली ही नहीं है जहां पे एक पिता अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं होता हो। मैंने बोला सर इट इज नॉट द केस कि वो मुझ पे गुस्सा नहीं होते हैं, इट्स जस्ट कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगेन यू नीड टू बी ट्रूथफुल। मैं वहां पे सच बोल रहा था, ही माइट हैव बीन सेटिस्फाइड और जो भी, बट आई वाज हैप्पी कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक, अच्छा वहां पे एक और क्वेश्चन था कि उन्होंने बातों बातों में पूछ लिया कि आप कहाँ रह रहे थे। मैंने बता दिया मैं लखनऊ था। फिर वो पूछा लखनऊ क्या कर रहे थे, मैंने बता दिया कि देयर आई वाज टेकिंग कोचिंग ऑफ एसएसबी। सो देयर ही आस्क्ड कि अब आप बताइए कि आपके कोचिंग में क्या क्या हुआ और वहां पे आपने क्या क्या सीखा। तो मैं फिर इस पे बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके कोचिंग में जो मॉक इंटरव्यूज हुए होंगे
उससे आपने क्या सीखा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जो मॉक इंटरव्यू में आप आंसर नहीं कर पाए थे। मैंने वो क्वेश्चन भी बताया कि he asked me who is the DM of your district and I was not able to answer it. So then he asked कि what is the need of you knowing the name of this DM of your district. तो क्वेश्चंस हर तरह से होंगे, आप जो बोलोगे क्वेश्चंस वहीं से होंगे। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रूथफुल रहो। जब मुझसे पूछा गया कि मैं लखनऊ में क्या, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि मैं कोचिंग कर रहा था। इवन मेरे से जीटीओ में पूछा गया था, जीटीओ सर ने पूछा मुझसे कि आप लखनऊ में क्या कर रहे थे, मैंने वहां पे भी बता दिया कि मैं कोचिंग कर रहा था। तो ट्रूथफुलनेस इज द की, आप ऑनेस्ट रहिए, सच बोलिए, आप कहीं नहीं फंसोगे। इवन इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि काउंटर क्वेश्चन होता है, जब आप सच बोल रहे होगे तो आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आपको बस ये लगेगा कि इंटरव्यूअर आपसे और अधिक जानना चाह रहा है उस विषय के बारे में। तो सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा, अब देखिए इंटरव्यू, जैसे लास्ट में इंटरव्यू सर जो डिप्टी प्रेसिडेंट सर थे, उन्होंने बोला कि शक्ति योर इंटरव्यू इज ओवर, एनी क्वेश्चंस। तो मैं बहुत सोचा कि क्या पता मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, लेकिन मेरे में क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैंने नहीं पूछा और मैं चला गया वहां से, ठीक है। वो उस दिन का टास्क खत्म हो गया, फिर हम नॉर्मल अपने डॉर्मेटरी में चले गए, वहां पे बातें कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम लोग बहुत ज्यादा एसएसबी को लेके सीरियस नहीं थे, हम लोग एंजॉय कर रहे थे प्रोसेस को। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको काम रखेगी, और जब आप काम रहोगे तो आपका ट्रू नेचर दिखेगा और आप परफॉर्म भी बहुत अच्छा करोगे। तो जब आप एसएसबी के अंदर हो, आप अपना एसएसबी के प्रोसेस से जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा प्रोसेस को लेकर सीरियस मत रहो, अरे मैंने इसमें तो बहुत कम किया या इसमें मैंने ज्यादा किया, फिर आप परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगा, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो हमेशा काम रहो, आप जहां भी आपको जो भी टास्क दिए जाए उसमें अपना 100% दो, टास्क खत्म, बात खत्म, फिर जो अगला टास्क है उस पर फोकस करो। ये चीज रहेगा, माइंड काम रहेगा और आप बहुत मजे से सारा प्रोसेस करोगे। फिर हमारा डे 3 जो जीटीओ का फर्स्ट डे था, तो उस दिन हमारे 9 में से 6 जीटीओ के टास्क हो गए। जो ग्रुप डिस्कशन था, जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज थी, लेक्चरेट था, इसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छे रहे, क्योंकि मैं जनरली करंट अफेयर्स पढ़ता था, तो उसके चलते मेरे अच्छे इसमें मैंने अपना कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो ग्राउंड पे टास्क करने थे, जैसे पीजीटी, एचजीटी, इसमें मैंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन अगेन मैं कोऑपरेटिव था, जहां पे भी जो भी आइडियाज दे रहे थे मैं उनको अलाउ कर रहा था, या यू कैन यूज इट। और अगर मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे थे तो मैं कोशिश कर रहा था मैं उनके आइडियाज को कम से कम अप्लाई करूं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने बहुत तेजी से अपना पूरा बना दिया और मैं देखते रह गया। तो अगेन, अगर आपका एचजीटी या पीजीटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हो तो डिसअपॉइंटेड मत हो। जीटीओ ऑफिसर अलग अलग जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप पीजीटी में नहीं कर पाए, आप एचजीटी में करोगे, आप एचजीटी में नहीं कर पाए, आप कमांड टास्क करोगे, आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करोगे, आप एफजीटी करोगे, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो अगेन वो रहा, वो हमारा जीटीओ डे 2 रहा, जीटीओ का पहला दिन रहा। उसमें जो भी टास्क रहे मैंने आपको जैसे बताया। अच्छा, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक ऐसा समय होता है जहां पे टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यही देखा कि बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है कि मैं कैसे आगे रहूं, फोकस इस पे होना चाहिए कि हमारी टीम कैसे आगे रहे। तो टीम एफर्ट और बहुत सावधानी से करना होता है। वो भी चीज आप, चूंकि हमें एक वॉर क्राई दे दिया जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, वहां पे कई बार बच्चे बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और अपने आप को कुछ इंजरी हो जाती है उनके साथ। तो वो नहीं होना चाहिए। आप हर जगह सेफली रहो, सेफली काम करो, ताकि चूंकि आपके और टास्क हैं। तो वो अब जीटीओ डे 2 के सेकेंड डे ऑफ जीटीओ हमारे पास 3 टास्क थे, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में हमें पहले लेके गया, दिखाया गया सारे ऑब्स्टिकल। सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो हम लोग ने सेंचुरियन में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रखे थे उसके कंपैरिजन में वो ऑब्स्टिकल फार इजी थे। यहाँ का जो कमांडो वाक था उस पे मैं चढ़ता था वो हिलने लगता था, वहां पे जो कमांडो वाक था मैं चढ़ा वो बिल्कुल नहीं हिला। मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता हूँ। तो लेकिन और इसके साथ मैं पहले से ही दिमाग में ये अपने आप रख चुका था कि मैं अपना जो भी फियर होगा वो सारा निकाल दूंगा, आज पूरा का पूरा करेज शो करूंगा। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के मतलब 1 सेकंड के लिए मेरे माइंड में कुछ और नहीं चला। मैं ग्राउंड में दौड़ते रहा, मैंने 10 ऑब्स्टिकल किए। जैसे ही मैंने 10th ऑब्स्टिकल किया
जीटीओ सर ने विशल कर दिया, तो मेरा टाइम ओवर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा कमांड टास्क था। तो कमांड टास्क में सर ने जब मुझे बुलाया, एक इनफॉर्मल टॉक होती है, तो उसमें सर ने मुझसे पूछा कि आप लखनऊ क्या कर रहे थे। मैंने वहां पे भी बता दिया। उन्होंने इवन कोचिंग का भी नाम पूछा, मैंने बता दिया कि सर मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से था। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है फिर इसका आपको फायदा मिलेगा। मैंने बोल दिया यस सर, बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा। फिर मैंने अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया। कमांड टास्क में सर ने मेरे दो जो लोड होते हैं उसने बढ़ा दिए थे, उन्होंने 2 ईंटें बढ़ा दी थी। तो मैं अपने सबऑर्डिनेट का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया, लेकिन मैं स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करके आगे बढ़ गया। द बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे जीटीओ सर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। इवन इन पीजीटी एचजीटी जब भी हम लोग कुछ कर रहे थे, कोई ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए ब्रिजिंग कर रहे थे, अपना आइडियाज लगा रहे थे, तो वहां पे सर कह रहे थे आई अंडरस्टूड योर आइडियाज, नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट ऑब्स्टिकल। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑफिसर्स के भी मूड पे, उनके भी मेंटालिटी पे, लेकिन अगेन आप प्रिपेयर रहो हर एक चीज के लिए। उसके बाद हमारा फाइनल ग्रुप टास्क था। ग्रुप में सारों ने सीख लिए थे कि कैसे क्या करना है, सारे अब मूड में थे। तो फाइनल ग्रुप टास्क हमें 2 या 2.5 मिनट लगे होंगे, हमने कंप्लीट कर लिया बहुत आसानी से। तो जो जीटीओ डे 2 था, केवल 3 ऑब्स्टिकल थे, तो बहुत आसानी से हो गए। और हम बहुत ज्यादा, उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था, तो हम लोग डॉर्मेटरी में गए। अब चूंकि सबने अपना बेस्ट परफॉर्म कर चुका था, हमारी साइकोलॉजी हो गई थी, सबके इंटरव्यू हो गए थे, जीटीओ भी हो गए थे। तो अब सबके माइंड में ये था कि भाई जिसको जितना करना था वो कर लिया। तो अब सारे इकट्ठा हो गए, सब बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। अब मूड बिल्कुल लाइट हो चुका है, क्योंकि अब अगला कॉन्फ्रेंस था और लगभग चीजें डिसाइडेड हो चुकी थी। हम लोग लाइट मूड में थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। हमसे पहले वहां पे एक बैच था जो रिकमेंड हो चुका था, उनसे भी हम लोग कुछ सजेशंस ले रहे थे। तो वो सारी चीजें चल रही थी। द नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस, 9 बजे हमारी रिपोर्टिंग थी, लगभग 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। एक के बाद एक बच्चे जाते गए। हमें कॉन्फ्रेंस से पहले बता दिया गया था कि इतने ऑफिसर्स बैठे होंगे, आपको आके केवल डिप्टी प्रेसिडेंट सर को ग्रीट करना है और आपको बैठ जाना है, बाकी किसी और को ग्रीट नहीं करना है। तो आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाती है, जो भी वहां पे ऑफिसर्स होते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है। हमें सारा प्रोसेस बता दिया गया था, तो हमें एक के बाद एक जा रहे थे, सबकी कॉन्फ्रेंस। हमारे में हम 20 बच्चे थे, हार्डली किसी बच्चे की कॉन्फ्रेंस 4 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा चली होगी। जो भी बच्चा जा रहा था उससे 3 बेसिक क्वेश्चन, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, एनी सजेशन फॉर अस। लगभग सबसे, केवल एक बच्चे से उन्होंने एक साठी पूछी थी और वो बच्चा रिकमेंड हो गया। तो ये चीज था कि मतलब कॉन्फ्रेंस किसी की लंबी देर नहीं चली, ये चीज था। मेरे केस में भी हमको 2 से 3 मिनट वेट कराया गया। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने ग्रीट किया, मैं बैठा, तो उन्होंने पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे। मैंने बोल दिया सर आई एम फीलिंग अमेजिंग टुडे। तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने क्वेश्चन पुट किया व्हाई यू आर फीलिंग अमेजिंग टुडे। तो मैंने उनको बताया, अपने आंसर्स दिए, अपने रीजंस दिए। फिर उसके बाद उन्होंने वही बेसिक 3 क्वेश्चन, हाउ वाज योर स्टे। हाँ, अब उन्होंने जब पूछा हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, तो मैं वहां पे पूरा ट्रूथफुल था। मैंने सर को बता दिया कि सर आई कुड हैव डन सम मोर एसआरटीज, क्योंकि मैंने 33 या 34 एसआरटीज की हुई थी। मैंने उनको बता दिया सर इन जीटीओ आई वाज मोर कोऑपरेटिव एंड इफ आई कुड हैव गिवन सम मोर आइडियाज देन वी कुड हैव अचीव द टीम गोल अ बिट अर्लियर। तो जब मैं ये चीजें बोल रहा था तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरे असेसर्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो जीटीओ सर थे, वो एग्री हो रहे थे। तो ये चीज मैं दोबारा मेंशन करूंगा कि ट्रूथफुलनेस इज द की। अगर आप सच बोल रहे हो ना तो उनको पता चल जाता है, और झूठ बोलो जाहिर सी बात है वो भी पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप सच बोलो और आप उसको डिफेंड कर लोगे, आप अपनी बातों को रख पाओगे बहुत आसानी से, आप कभी भी प्रेशर के अंदर नहीं आओगे। तो वो चीज था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा एनी सजेशंस फॉर अस, और मेरा लगभग कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। फिर मैं चला गया बाहर। उसके बाद ऐसे कॉन्फ्रेंस चलता रहा। जब 20 बच्चों का कॉन्फ्रेंस हो गया तो हमें एक रूम में लेके गया। वहां पे फिर कुछ 5-10 मिनट वेट कराया गया। हमें हमारे फोन्स दे दिए गए, हमारे फोन्स जमा हो गए थे स्क्रीनिंग के तुरंत बाद। तो वो चीज थी। उसके बाद बोला गया था कि आप फोन स्विच ऑफ रखिए, रिजल्ट के बाद ही आपको फोन स्विच ऑन करने हैं। तो वो चीज थी। उसके बाद टेक ऑफिसर आए और उन्होंने पहले तो थोड़ा बहुत मोटिवेट किया कि वी आर नॉट रिजेक्टिंग यू, वी आर नॉट टेलिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ, रादर वी आर जस्ट जजिंग ऑन द परफॉर्मेंस दैट यू डिड इन दी एक्टिविटीज दैट हैपेंड ओवर दीज 5 days। तो ये एक जरूरी चीज है जिसको हर किसी को समझना चाहिए कि एसएसबी में दे डू नॉट जज कि आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, रादर आप उन 5 दिनों में जो जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो, उस बेसिस पे वो एक रिजल्ट सुनाते हैं। तो ये
हर कैंडिडेट के अंदर क्लियर होना चाहिए कि यू कैन बी अ गुड इंजीनियर, वो बताते भी हैं, यू कैन बी अ गुड साइंटिस्ट, बट you cannot be you are not welcome in the defense forces based upon your performance। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार बंदा रिकमेंड नहीं हुआ लेकिन अपने थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में हो जाता है, उनको गलत प्रूफ कर देता है। सो अगेन कंसिस्टेंसी इज द की, देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो टेक ऑफिसर ने पहले हमें मोटिवेट किया, फिर चेस्ट नंबर उन्होंने शुरू से बोलना शुरू किया, 1 3। मेरा चेस्ट नंबर 7 था। जैसे उन्होंने चेस्ट नंबर 7 बोला, फिर उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। मैं उठा, वहां पे सामने रिपोर्ट करना था, वहां पे गया, फिर हमें अपना चेस्ट नंबर वो पहले ही दे दिए थे। उन्होंने बोला था कि जो भी बच्चे का नाम बोला जाएगा वो सामने आ जाएंगे। फिर जैसे 13 14 15 6 बच्चे रिकमेंड हुए, बाकी को बोला गया कि यू कैन हैव अ फॉर्मल टॉक, यू कैन हैव अ टॉक विद देम। सो हाँ, कुछ बातें, फिर बाकी बच्चों को बोल दिया गया, सबको बोल दिया गया कि आप अपना सामान, जो स्टेड एरिया है जो रिकमेंड हो गए हैं, वो अपना सामान लेके यहाँ पर आ जाए, टेस्टिंग एरिया में रिपोर्ट करो, बाकी चले जाएं। तो ऐसा कुछ था कि हमने अपना सामान लिया, हम वहां पे आ गए और बाकी जो थे वो चले गए। उसके बाद फिर लगभग 3 से 4 घंटे हमसे फॉर्म भरवाए गए। तो फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जब एसएसबी में जा रहे हो तो, और अगेन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखो। एसएसबी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेचुरल रहो। कहीं पे ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा जानते हो, और झूठ बोलने की कोशिश ना करो। आपके वर्ड्स ऐसे होंगे, एक्शन ऐसे होंगे जिससे साफ पता चल जाएगा कि आप कोचिंग करके आए हो। आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बोलोगे सर मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, तो ये आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा आप सच बोल सकते हैं उतना बोलिए, क्योंकि जब भी आप सच बोलोगे तो उसको डिफेंड नहीं करना होगा, केवल उसको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि बहुत आसान होगा। मैं खुद मानता हूं कि मेरा रिकमेंडेशन हुआ केवल 2 क्वालिटीज पे। मैं सच बोल रहा था और मैं नेचुरल था। मैं कभी अपने अंदर इस प्रेशर को नहीं आने दिया कि भाई ये होगा तो ये क्या होगा। मैं इसी थॉट के साथ था कि जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे जहां पे जो करना था मैं कर चुका हूं। इवन ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस हो गया, खत्म हो गया, तो मैं बहुत रिलैक्स बैठा हुआ था कि जो मुझे जितना करना था मैं कर दिया, जो रिजल्ट होगा मैं उसको बहुत ही आराम से एक्सेप्ट करूंगा, और अगर मेरा आज नहीं होता है तो सर्टेनली इससे बड़ी चीज मेरे लिए वेट कर रही है। तो जब इस आप माइंडसेट के साथ रहोगे ना, फिर चीजें आसान लगेंगी, फिर चीजें डुएबल लगेंगी, और फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। और लगभग ये मेरी 5 डे की एक्सपीरियंस थी। आई होप कि आप सब एनडीए रिटन एग्जाम जो आ रहा है उसको क्लियर करें। जो एसएसबी दे रहे हैं, मैं अगेन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रूथफुल रहिए, अपना जो ट्रू नेचर है वो शो कीजिए, और सर्टेनली आप रिकमेंड होंगे, एंड विद इन 4 और 5 years यू विल बी सर्विंग द नेशन इन इट्स ग्रेटेस्ट फॉर्म। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एनडीए 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री एसएसबी ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स एसएसबी बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड डीसीएस फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app, mini India exposure under Centurion's rule। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।